5 स्टेट्स का चुनाव डिक्लेयर होने वाला है। इलेक्शन कमीशन इसी हफ्ते कहा जा रहा है चुनाव डिक्लेयर कर देगी। उससे पहले सबसे बड़ा ओपिनियन पोल एक एक स्टेट को फोकस करते हुए बहुत देर से चल रहा है और मैं आपके सामने लाई जा रहा हूं, पर यह सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अब वोटर चुनाव के बारे में सोच रहा है, वोटर चुनाव के लिए मन बना रहा है, वोटर खुल के बोलना शुरू कर देता है जब उसको पता है कि सरकार, अब इलेक्शन कमीशन आने वाला है, सरकार उस तरह से सत्ता में नहीं है, अब चुनाव का समय चल रहा है। और ये सब डिस्कस करने के लिए, जैसा हम हर महीने 2 महीने में एक बारी कर रहे हैं, हमारे साथ फिर से जुड़ रहे हैं अमिताभ तिवारी जी, जिनकी कंपनी ऑन ग्राउंड बहुत सारे लोगों के साथ ये सर्वे करती है। तो मैं पहले फोकस करना चाहता हूं केरला के ऊपर इस सर्वे के अंदर। तो थैंक यू अमिताभ जी फॉर ज्वाइनिंग। और आप गुवाहाटी में हैं तो आप ऑन ग्राउंड भी हैं, हम असम पे भी आएंगे, पर मैं पहले केरला से शुरू करना चाहता हूं क्योंकि केरला कांग्रेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 बारी वो वहां से हार चुकी है, जबकि स्टेट का मिजाज था कि 5-5 साल में बदलने का। राहुल गांधी वहां से सांसद रहे, प्रियंका गांधी वाड्रा की एंट्री वहां से हुई। तो ओवरऑल आपको केरला में क्या पिक्चर देखी, फिर मैं कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स पे आऊंगा आपके ओपिनियन पूल के। देखिए, केरला में हर 5 साल में सरकार बदलती है। इस ट्रेंड को लेफ्ट ने ब्रेक किया था 2021 के चुनाव में। तो वहां पर अब लगभग 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी है, आप इस तरह से कह सकते हैं। या जिस राज्य में 5 साल में लोगों की फितरत है सरकार बदलने की, वहां पर एक सरकार 10 साल से है। तो एंटी इनकम्बेंसी हाई है। अगर आप सेटिस्फैक्शन लेवल देखेंगे तो 36% जहां पॉजिटिव रेटिंग्स है, वहीं लगभग 44-45% लोग डिससेटिस्फाइड है गवर्नमेंट के परफॉर्मेंस से, और 13% एवरेज है, न्यूट्रल है, जो कि जिस तरफ भी टिल्ट करेंगे वो पार्टी या अलायंस जीत जाएगी। तो सेटिस्फैक्शन लेवल पे लेफ्ट फ्रंट बैकफुट पर है, और ये नॉर्मल भी है केरला के हिस्ट्री को समझते हुए। अगर हम सीएम रेटिंग्स की बात करें तो क्योंकि दोनों ही गठबंधनों से सीएम चेहरा क्लियर नहीं है, पिनरी विजयन भी 10 साल से सीएम है, उनकी एज हो गई है, हेल्थ को लेकर भी इश्यूज या डिस्कशंस चलते रहते हैं, तो वो सीएम फेस नहीं है। और कांग्रेस में बहुत सारे क्लेमेंट हैं, एलओपी, वीडी सतीशन है, केसी वेणुगोपाल है, शशि थरूर है, शनि थल्ला है, मुरलीधरन एटसेट्रा। तो दोनों ही तरफ फेस की क्लैरिटी नहीं है। तो इस सवाल को जब हम पूछ रहे हैं तो उसमें यूडीएफ का जो सबसे मजबूत चेहरा है वो वीडी सतीशन, वो इमर्ज हो रहे हैं एज द सीएम फेस, लगभग 25% रेटिंग्स के साथ। वहीं पिनरी विजयन को 21% मिलता है। वहीं के शैलजा, आपको ध्यान होगा, हेल्थ मिनिस्टर थी कोविड के टाइम पे, काफी पॉपुलर लीडर, उनको भी 18% लेफ्ट की तरफ से मिल रहा है। तो इंडिविजुअल लेवल पे तो सतीशन, क्योंकि एलओपी हैं, एक यात्रा भी कर रहे हैं, और उनके खिलाफ अभी एक सीआईडी प्रोब भी शुरू कर दिया है गवर्नमेंट ने, एक और भी उनको एक लाइमलाइट मिल गई है उस तरह से, तो वो लीड कर रहे हैं। लेकिन अगर आप सब लीडर्स को ऐड कर दें लेफ्ट और यूडीएफ के, तो दोनों की रेटिंग्स लगभग बराबर है, 38-39% दोनों के लीडर्स को मिल रही है। और बीजेपी के राजीव चंद्रशेखर को आई थिंक। अमिताभ जी, ये एक सरप्राइजिंग चीज है कि सिटिंग सीएम का जनरली नेम रिकॉल बहुत होता है, 10 साल से हैं, तो वो 21% पे हैं, और आईएनसी के 25% पे हैं, और सीपीएम के 15% पे हैं। तो वो और आप सब जोड़ के बराबर बोल रहे हैं, पर सीएम की रेटिंग इतना लो होना तो बहुत बड़ी खतरे की घंटी नहीं है? दो बातें हैं इसमें। एक है कि भाई, एक तो गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस में डिससेटिस्फैक्शन लेवल ज्यादा है सेटिस्फैक्शन लेवल से, और सीएम की रेटिंग्स में भी, जैसा आप कह रहे हैं कि भाई रिकॉल वैल्यू की वजह से ज्यादातर सीएम का ही, जो भी इनकम्बेंट सीएम होता है, उसको एक अनड्यू एडवांटेज इस क्वेश्चन में मिलता है, तो उस पे भी पीछे है जो सीएम फेस है। लेकिन वो सीएम हो सकता है इस बार ना रहे बिकॉज ऑफ हेल्थ इज, तो वो भी एक कारण हो सकता है। तो ये दो फैक्टर जो बड़े फैक्टर्स हैं, वो आप कह सकते हैं कि एलडीएफ के अगेंस्ट जा रहे हैं, और इसमें तीसरा जुड़ जाता है हिस्ट्री या ट्रेंड। अब बात है कि लेफ्ट का जो कैडर बेस है वो यूडीएफ से मजबूत है। जब 2011 में यूडीएफ जीता था, यानी कांग्रेस लेड अलायंस, तो सिर्फ 4 सीटों का फर्क था, यानी स्क्रैप थ्रू किया था यूडीएफ ने। लेकिन लेफ्ट दोनों बार 90 प्लस सीट्स जीत करके आई है आउट ऑफ 140। तो अब कौन अपने कैडर या वोटर को निकाल पाता है? डिससेटिस्फेक्शन तो है, बट क्या कांग्रेस की मशीनरी, संगठन, ऑर्गेनाइजेशन और जो इन फाइटिंग है कांग्रेस में लीडरशिप में,
सीएम चेहरे को लेकर के, क्या वो इस डिससेटिस्फैक्शन को कन्वर्ट कर पाते हैं या नहीं वोट शेयर में, ये देखने वाली बात है। क्या ये चूक जाते हैं हरियाणा की तरह, विच इज ऑल्सो अ प्रोबेबिलिटी, मतलब उसको डिस्काउंट नहीं किया जा सकता है। अमिताभ जी, मैं थोड़ा सा अंदर की बात जानना चाहूंगा जो आंकड़ों में नहीं आती, क्योंकि आपने उस पे रखा है कि जब कांग्रेस जीती थी लास्ट, बेयरली जीती थी। जब कम्युनिस्ट जीते तो मैसिवली जीते। पर उसके बाद से वहां पे आपको पता है राहुल गांधी चुनाव लड़े, प्रियंका गांधी लड़ी। तो क्या वहां पे एक तरह से रिवाइवल हुआ है कांग्रेस काडर का, या जैसे हरियाणा में हर व्यक्ति मुख्यमंत्री बन के बैठ गया था? भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी मुख्यमंत्री बन चुके थे, वहां पे 4-5 स्टेट लीडर्स जो नॉन जाट बनना चाह रहे थे वो भी बनना चुके थे, और दलित चेहरा भी बोल रहा था कि भैया दलित चेहरा होना चाहिए मुख्यमंत्री की कुर्सी पे। तो जातियों में ही कांग्रेस बढ़ चुकी थी, लीडर्स में ही बढ़ चुकी थी, खेमों में ही बढ़ चुकी थी कांग्रेस। तो या केरला में यही हाल हो रहा है? व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड कांग्रेस, वो काफी इंपॉर्टेंट है। क्या है आपकी केरला सेंस? में फैक्शनलिज्म बहुत ज्यादा है लीडरशिप को लेकर के। पिछले ट्रैकर में हमने एक सवाल पूछा भी था कि मतलब कांग्रेस की सबसे बड़ी वीकनेस क्या है, उसमें आई थिंक मोर देन 42% लोगों का कहना था कि इन फाइटिंग या फैक्शनलिज्म जो है वो सबसे बड़ी वीकनेस है। तो यहाँ पर भी काफी सारे ग्रुप्स और कैंप्स में कांग्रेस डिवाइडेड है, क्योंकि केसी वेणुगोपाल जो ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी हैं, उनकी भी मंशा है सीएम बनने की, इच्छा है। वीडी सतीशन की है ही, शशि थरूर भी, क्योंकि अपने आप को एक चेहरा मानते हैं, एक मिडिल क्लास फेस मानते हैं, उनकी भी इच्छा है। हालांकि अभी बीच में जरूर कांग्रेस लीडरशिप के साथ उनकी एक मीटिंग हुई है और कुछ पैचअप हुआ है। तो ये एक वीकनेस है। अब इसका इम्पैक्ट कितना होता है, अब वो तो मतलब आगे कैसे 1.5 महीने के करीब कैंपेन चलता है और कैंडिडेट सिलेक्शन कैसे होता है, बीजेपी कैसा करती है, बिकॉज बीजेपी या एनडीए थर्ड फोर्स है, तो वो किस पार्टी को ज्यादा नुकसान पहुंचाती है, किसका वोट काटती है, ये सब फैक्टर्स जो है अल्टीमेटली डिसाइड करेंगे कि जीतता कौन है ये चुनाव। मैं बीजेपी भी आना चाहता हूं, क्योंकि बीजेपी को बहुत उम्मीद है वहां से। तो ये जो एक एलिगेशन लग रही है कि, और वो कांग्रेस लगा रही है कि सीपीएम बीजेपी मिल गए हैं, एक टैक्टिक अलायंस हो चुकी है कांग्रेस को बाहर रखने के लिए। कुछ लोग कह रहे हैं संघ भी मिलके कम्युनिस्ट के साथ काम कर रहा है। तो ये एलिगेशन जमीन पे कितनी स्ट्रांग है और इसका क्या असर है? अ, इसका कोई खास असर नहीं है। अगर आप देखेंगे तो मतलब वन थर्ड वन थर्ड वन थर्ड है। हम्म। वन थर्ड लोग बिलीव कर रहे हैं, वन थर्ड लोग इस बात को नहीं बिलीव करते हैं, और वन थर्ड श्योर नहीं है कि ये सही है कि नहीं। तो उस तरह से कांग्रेस का जो ये नैरेटिव है कि लेफ्ट और आरएसएस या लेफ्ट और बीजेपी एक साथ मिलकर के काम कर रहे हैं यूडीएफ को या कांग्रेस पार्टी को हराने के लिए, नैरेटिव कोई खास वहां पर चल नहीं रहा है। तो नैरेटिव जो भी चला रहा है कांग्रेस, या जो बीजेपी और लेफ्ट भी चला रही है, अगर दूसरा नैरेटिव जो है कि भाई अ, अगर यूडीएफ जीत जाएगी तो आईयूएमएल बैक सीट पर हम्म। बैठ के रूल करेगी, तो वो मैं डाल देता नैरेटिव, हूँ। हाँ वो भी देखेंगे तो उसमें भी लगभग लार्जली इसी तरह का रिस्पॉन्स है, 35, 34, 33, विच इज लार्जली अगेन वन थर्ड वन थर्ड वन थर्ड। वन थर्ड बिलीव कर रहे हैं, वन थर्ड नहीं बिलीव कर रहे हैं, और वन थर्ड डोंट नो, कांट से, या अनश्योर, अनडिसाइडेड है। तो ये दर्शाता है कि केरला में वोटर्स जो ये नैरेटिव्स हैं इसको रिजेक्ट कर रहे हैं सॉर्ट ऑफ, और एक मैसेज दे रहे हैं पॉलिटिकल पार्टीज को कि आप इश्यूज या मुद्दे के ऊपर बात करें। इन नैरेटिव्स में कोई खास दम उनको नहीं दिख रहा है। अमिताभ, ये नेरेटिव्स हैं या ये डर है? एक पार्टी दिखा रही है डर बीजेपी का कि भैया बीजेपी ना आए, क्योंकि बीजेपी यहाँ पे आएगी। और ये स्ट्रेटजी वेस्ट बंगाल की जब हम बात करते हैं, वहाँ बहुत ममता बनर्जी खेलने की कोशिश करती है कि ये आएंगे नॉनवेज बैन कर देंगे, ये आएंगे अपना कल्चर इम्पोज कर देंगे, बंगाली कल्चर अलग है। तो केरला में एक तरफ बीजेपी का डर दिखाया जा रहा है, और दूसरी तरफ बीजेपी या कम्युनिस्ट डर दिखा रहे हैं IUML का। बट परफॉर्मेंसेज में आना चाहूंगा, और लोगों में ये जो डर के ऊपर जो बेस्ड है, इसका आप देख रहे हैं कम से कम अपने काडर में इतना उत्साह है या इतनी रेजिस्टेंस है कि बीजेपी ना आ जाए एक एंड पे, या IUML ना आ जाए दूसरे एंड पे, कि वो अपने काडर के लिए इफेक्टिव है या नॉन इशू है ये? नहीं, लार्जली देखिए, अगर बीजेपी की बात करें तो 12 से 15% वोट शेयर उनका विधानसभा के चुनाव में रहा है। इस बार लोकसभा में बीजेपी वहां अपना खाता खोलने में सक्सेसफुल रही है, तो 18 से ऊपर लगभग उसका वोट शेयर था। और अभी तिरुवनंतपुरम में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में वो जीती भी है और उनका मेयर भी है।
हालांकि बीजेपी इस पोजीशन में नहीं है, या वोटर्स में ये क्लैरिटी है कि बीजेपी ये चुनाव जीत नहीं रही। तो लार्जली बाइपोलर चुनाव है एलडीएफ और यूडीएफ के बीच में। इस चुनाव के बाद अगर मान लेते हैं 50-50 प्रोबेबिलिटी लेफ्ट फ्रंट हार जाती है इस चुनाव को, बिकॉज ऑफ हिस्ट्री, एंटी इनकम्बेंसी, सीएम चेहरे में वो पिछड़ रही है, तो तब जाकर के ओपनिंग बनती है बीजेपी के लिए, क्योंकि लेफ्ट इज कंसिडर्ड एज द हिंदू पार्टी ऑफ केरला, क्योंकि वो एलिगेशन भी लगा रहे हैं कि आईयूएमएल कहीं बैक सीट से गवर्न न करने लगे। तो उसके बाद की ओपनिंग तो बीजेपी के लिए चुनाव लार्जली अपने सक्सेसेस, लिमिटेड सक्सेसेस, या जो सक्सेस मिलना शुरू हुआ है उसको कंटिन्यू करने की है, और एक फोर्स के रूप में उभरने की है, और फिर पोस्ट दिस इलेक्शन जो पॉलिटिकल डायनामिक्स इमर्ज होंगे उसको सीज करने की है। कितना आप देख रहे हैं बीजेपी का वोट शेयर का स्पैन इस चुनाव में, इफेक्टिवली कितना देख रहे हैं? और एक आंकड़ा, अगर बीजेपी का वोट आता है, बढ़ता है, तो वो किसको हार्म कर रहा है? आपने कहा यहाँ पे कि एलडीएफ को 27% लोग मानते हैं, बोथ को 26 मानते हैं, यूडीएफ को 18% मानते हैं, कांट से 10%। सो इस आंकड़े के हिसाब से लोगों का परसेप्शन है कि एलडीएफ को ज्यादा नुकसान होगा, क्योंकि यूडीएफ में क्लीन में 18 है और उसमें 27 है। हाँ, क्योंकि कंसेप्चुअली भी अगर वहां पर लेफ्ट इज कंसिडर्ड एज मेजॉरिटी पार्टी, और यूडीएफ क्योंकि उसके साथ आईयूएमएल और केरला कांग्रेस रहा है शुरू से, इट इज कंसिडर्ड एज रिप्रेजेंटिंग और लार्जली गेट द सपोर्ट ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिटी। तो इस तरह का एक कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क है, उसमें अगर बीजेपी भी एज अ हिंदुत्व पार्टी एंट्री करती है तो ऑब्वियसली लॉजिकली थ्योरेटिकली वो लेफ्ट को ज्यादा नुकसान पहुंचाएगी। हालांकि हालांकि जो बीजेपी का वोट शेयर 4 या 5% से 3 से 5% 2001 लेवल से आज 15% तक बढ़ा है विधानसभा में, ये जो ग्रोथ आई है इंटरेस्टिंगली ये एट द एक्सपेंस ऑफ कांग्रेस आई है, और लेफ्ट का वोट शेयर लगभग बराबर है, थोड़ी बहुत कमी आई है उसके वोट शेयर में, लेकिन कांग्रेस का वोट शेयर 40 के नीचे गिरा है। ये वोट शेयर बीजेपी ने उससे स्नैच किया, यानी कांग्रेस को जो नायर, एजावा या हिंदू समाज का 25%, 30%, 35% वोट मिलता था, वो छिटक करके बीजेपी के पास आया है अभी तक, जो जो उसकी ग्रोथ स्टोरी रही है। और 28% लोग कह रहे हैं कि एलडीएफ को करेगा, और 17 या 18% यूडीएफ को, लेकिन 26% दोनों को भी कह रहे हैं। तो अगर आप वो जोड़ देते हैं तो 55% एलडीएफ को और 45% यूडीएफ लार्जली है। लेकिन इसका डायनामिक्स ये है, जो आपका पहला क्वेश्चन था कि डर या डर तो नहीं, मतलब पॉसिबिलिटी कि बीजेपी आ जाए या बीजेपी एक्सपैंड कर रही है या अब उसके दो डायनामिक्स है। एक है कि भाई कांग्रेस पार्टी को माइनॉरिटी वोट क्यों मिल रहा है जो वहां पर 45% है, क्योंकि उसके पास दो पार्टीज हैं, आईयूएमएल और केरला कांग्रेस। तो मुस्लिम समाज का वोट तो यूडीएफ के पास है, क्योंकि आईयूएमएल को कोई चैलेंज करने वाली पार्टी नहीं है, लेकिन केरला कांग्रेस के बहुत सारे फैक्शन हो। अब उसके दो फैक्शंस एलडीएफ में भी हैं, दो फैक्शन यूडीएफ में भी हैं, और एक बहुत छोटा फैक्शन एनडीए में भी है, या था पहले। तो क्रिश्चियन वोट डिवाइड हो रहा है, क्योंकि वो लेफ्ट में भी जा रहा है, यूडीएफ में भी जा रहा है, और बीजेपी के पास भी जा रहा है। लव जिहाद एक वहां पर मुद्दा है, और अदर इश्यूज की वजह से भी क्रिश्चियंस और मुस्लिम समाज में थोड़ा फ्रिक्शन हुआ है पिछले कुछ दिनों में। तो जब एक्सपेंशन हो रहा है बीजेपी का, क्रिश्चियन वोटर ऑलरेडी सेक्शन लेफ्ट की तरफ मूव हो चुका है, तो फिर वो ये भी देखता है कि भाई हु इज इन अ बेटर पोजीशन टू लेट्स से स्टॉप बीजेपीज राइज, वो एलडीएफ है या यूडीएफ है इस चुनाव में। इसीलिए जैसे ही एलडीएफ के मिनिस्टर ने आईयूएमएल वाला स्टेटमेंट दिया, उसको वापस लेना पड़ा, क्योंकि लेफ्ट इज आल्सो होपिंग कि ये जो बीजेपी का एक्सपेंशन है इट क्रिएट्स अ कंफ्यूजन, एंड इफ हम लोग बेटर पोजीशन में है रोकने के लिए कांग्रेस रादर बीजेपी के एक्सपेंशन को, जो कि रीजनल पार्टीज है, लेफ्ट आज एक रीजनल पार्टी है, कांग्रेस से बेटर पोजीशन है नेशनली रीजनल पार्टीज, तो तो हो सकता है कि ये माइनॉरिटी वोट हमारी तरफ शिफ्ट हो जाए 4, 5, 10%, जो कि डिसाइडर हो जाए। इसलिए थोड़ा चुनाव है कॉम्प्लेक्स है किसी के लिए भी कॉल करना। और आज की डेट में मैं अंतिम सवाल लेके फिर असम पे जाता हूं। आज की डेट में
किसका कितना वोट शेयर दिख रहा है, कौन आगे दिख रहा है, कितना वोट शेयर इस सिग्निफिकेंट? बार हमने नहीं दिया है क्योंकि थीमेटिक अच्छा, था, इसमें हम नैरेटिव्स और इश्यूज के अच्छा। ऊपर फोकस था। बट अगर आप हिस्ट्री, हम्म, सेटिस्फैक्शन लेवल ऑफ गवर्नमेंट और सीएम पॉपुलैरिटी, इन तीनों सवाल का अगर निचोड़ निकालेंगे तो यूडीएफ अहेड है, बट मार्जिनली अहेड रहेगा। बट यूडीएफ इज केपेबल ऑफ स्कोरिंग अ सेल्फ गोल जस्ट लाइक हरियाणा, क्योंकि हम्म, फैक्शनलिज्म बहुत हाई है और एलडीएफ का भी कैडर वोट बहुत स्ट्रांग है। बीजेपी किस सीट पे किसको नुकसान पहुंचाता है, और बीजेपी के ग्रोथ से माइनॉरिटी वोटर कंसोलिडेट होता है यूडीएफ के फेवर में, या फ्रैगमेंट होकर के एक हम्म। सेक्शन एलडीएफ की तरफ चला जाता है, क्योंकि इट इज इन अ बेटर पोजीशन। ये सारी बातें डिसाइड करेंगी कि बट अल्टीमेटली अगर कौन मैं नटशेल लेके निकलूं तो इट इज यूडीएफ कांग्रेस एडवांटेज मार्जिनली है, बट इट वो इज हाँ, जैसे हरियाणा के बाद तो यू कैन, हरियाणा तो साथ ही है दिल्ली के, इट वाज कांग्रेस इलेक्शन टू लूज एंड दे लॉस्ट। similar it is. So you can say Kerala is also at a similar juncture. ठीक है, मैं अब असम पे आना, तो असम पे मैं इशू शुरू करता हूँ, क्योंकि असम में हेमंता बिस्वा शर्मा बहुत इश्यूज क्रिएट करते रहते हैं जो राष्ट्रीय मीडिया में भी आते हैं, सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचते हैं। तो असम में क्या सबसे इंपॉर्टेंट इश्यूज है उस पर लोग कह रहे हैं, इसमें कुछ सरप्राइजिंग दिखा आपको? जुबेन जिद आज भी इशू है, मुझे याद है पिछली बार हम बात कर रहे थे तब भी इशू था, आज भी इशू है। तो ये एक सरप्राइजिंग चीज है, क्योंकि ऐसी चीज जब इतनी देर इशू बन गई तो चुनाव तक इशू रहेगी। जनरली क्राइम होता है या कोई पब्लिक फेमस लव्ड पर्सनालिटी का भी कुछ होता है तो वो थोड़े दिन चलता है, ये तो बहुत महीनों से चल रहा है। हाँ, मतलब इसमें भी लार्जली अगर आप देखेंगे तो एक तो अगर आप टॉप 5 भी देखेंगे तो ब्रेड एंड बटर इश्यूज हर जगह अनएम्प्लॉयमेंट, करप्शन, प्राइस राइज ये रहते हैं। आसाम स्पेसिफिक इशू है, एक फ्लड मैनेजमेंट या फ्लड रिहैबिलिटेशन एक आसाम स्पेसिफिक इशू है, और कोई क्योंकि ये नेचुरल डिजास्टर है लेट से, तो ये हर साल ये होता है, और जिसके आप कह सकते हैं कॉम्पनसेशन या रिहेबिलिटेशन में हमेशा आप कितना भी कर लें कुछ ना कुछ चूक रहती है, जिसकी वजह से ये इशू के रूप में उभर रहा है। अब आ जाते हैं इमोशनल इश्यूज। तो इमोशनल इश्यूज जो मतलब मीडिया में जो इलीगल इमिग्रेशन एक बहुत बड़ा इशू है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो लोग उसको बहुत ऊपर नहीं रैंक कर रहे हैं, वो टॉप 5 में नहीं है। इट इज देयर बट नॉट इन टॉप 5, इट एक्चुअली हाँ, ये मुझे 5। सरप्राइजिंग लगा, क्योंकि इतनी स्टेटमेंट्स, इतना एफर्ट है बीजेपी का इस इशू के ऊपर, पर क्या वो जनता में इशू जुड़ नहीं रहा? जनता के लिए, वहां की जनता के लिए वो इशू इतना बड़ा इशू नहीं बन रहा, या नंबर 1 प्रायोरिटी, नंबर 2 प्रायोरिटी, नंबर 3 प्रायोरिटी भी नहीं बन रहा। एक्चुअली इसको दो तरह से समझने वाली बात है कि ये जो इशू है ना, अब ये चुनावी इशू से मूव करके ड्राइंग रूम डिस्कशन तक पहुंच चुका है। तो अगर आप उस एंगल से देखें कि क्या ये मुद्दा इंग्रेन्ड है कि नहीं, सिवियरली इंग्रेन्ड है समाज में। लेकिन ये इस तरह से इंग्रेन हो गया है कि इसको लोग अब सिर्फ एक चुनावी मुद्दा नहीं देखते, इट इज अ, यू कैन से, अ डेली लाइफस्टाइल मुद्दा हो गया है ये, कि भाई डेमोग्राफी चेंज हो रहा है, इलीगल इमिग्रेशन की वजह से मुस्लिम्स की आबादी बढ़ रही है, हमारे रिसोर्सेस पे उसका इम्पैक्ट है, विच इज नॉट गुड फॉर, ये एक धारणा है स्टेट में आज की डेट में। और जुबिन गर्ग के मुद्दे की बात करें तो जुबिन वाज जस्ट लाइक भूपेन हजारिका, या मतलब वन ऑफ द टॉलेस्ट पर्सनालिटीज या फिगर्स ऑफ आसाम। तो एक इमोशनल कनेक्ट उनका लोगों के साथ है, असमीज आइडेंटिटी, कल्चर, लैंग्वेज। उनकी मूवीज भी काफी हिट रही हैं और वो काफी लोगों में पॉपुलर थे, गरीबों की और लोगों की मदद भी काफी करते थे। तो उनके इन्वेस्टिगेशन में जो ट्रायल है वो अभी तक शुरू नहीं हुआ, जहां तक मुझे याद है 4-5 लोग जरूर उसमें अरेस्ट हो गए हैं और एक चार्जशीट दाखिल हुई है, बट ऑन अ डेली बेसिस जो ट्रायल शुरू होना था वो नहीं हुआ है अभी तक, जिसकी वजह से अभी भी लोगों के इसमें है कि भाई ठीक है, अरेस्ट इज नॉट द कंक्लूजन ऑफ द मैटर। सो वो लॉजिकल कंक्लूजन पे नहीं गया है अभी तक, तो उसको लेकर के एक थोड़ा लोगों में है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट्स के थ्रू या कुछ सच जो है वो बाहर आए और इन लोगों को सजा मिले, तो उसकी वजह से भी ये बात जो है वो लोगों के दिमाग में है। तो ये दो इश्यूज हैं, इमोशनल इश्यूज आप कह सकते और मैं इमोशनल इश्यूज में डालूं, क्या डालूं? जो पूरी मियाँ कमेंट कंट्रोवर्सी हुई है सीएम के कमेंट के,
इसमें तो सपोर्ट काफी ज्यादा आया है हेमंता बिश्वा शर्मा की तरफ, जहां पे फुल्ली सपोर्ट इज 40%, समवॉट सपोर्ट 15%, 55% हो गया, न्यूट्रल 15%, अपोज इज ओनली 21%। वही और मैं ये कह रहा था बहुत ना। कंट्रोवर्शियल कमेंट था, जिसमें बहुत 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 इशू बना कि आज तक किसी इलेक्टेड नेता ने ऐसी बात नहीं बोली, किसी इलेक्टेड सीएम ने, छोटे मोटे मंत्री ने बोल दी, एमएलए ने बोल दी, अलग बात हो। केस बहुत हाई प्रोफाइल भी हुआ, बहुत कोशिशें भी हुई, पर ये जनता जो वहां की रह रही है, दे आर सपोर्टिंग द स्टेटमेंट। वही बात है जो पहले हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि आउटसाइड ऑफ आसाम इट माइट अपीयर एज absurd या the top the person occupying the top post should not be making, कोई नीचे से बोल रहा था, लेकिन वो जो उसका जो कॉन्टेक्स्ट है वो यहाँ के लोगों को समझ है कि दैट स्टेटमेंट इज टारगेटेड एट इमिग्रेंट और इलीगल, या इलीगल तो नहीं शब्द यूज करें, जो मतलब बांग्लादेशी मुस्लिम जो बांग्लादेश से आए हैं उनके उनके लिए इनका ये स्टेटमेंट है। और क्योंकि आज ये मुद्दा ड्राइंग रूम डिस्कशंस है, ये मुद्दा काफी लोगों में सीड कर चुका है कि भाई our identity, the demographic, resource pressure, etc. is increasing, and it can actually in future years become a minority majority state also. I mean that is also एक जो डिस्कशन चल रहा है और उसके ऊपर भी काफी सारा रिसर्च है। तो उसकी वजह से जो जो लोग हैं वो इस स्टेटमेंट को, यहाँ के लोग उसको सपोर्ट करते दिख रहे हैं। मैं ये आपका अगला आंकड़ा देख रहा था डिससेटिस्फैक्शन एस्पेक्ट का। सरकार के साथ मोस्ट डिससेटिस्फैक्शन क्या है, वो है महंगाई, फिर अनएम्प्लॉयमेंट। फिर महंगाई पे मैं 2-3 स्टेट जाना चाहता हूँ, क्योंकि अभी गैस का प्राइस बढ़ा, अगर ये वॉर रही तो पेट्रोल का प्राइस भी बढ़ेगा। क्या अभी वो चर्चा में आना शुरू हुआ है, या ये तो इससे पहले की महंगाई है, या ये महंगाई का भी इससे पहले की है, बट जनरली आई मीन इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, करप्शन, लॉ एंड ऑर्डर, ये सब इश्यूज के ऊपर डिससेटिस्फैक्शन रहता है। तो राइजिंग प्राइसेस इज वन ऑफ द इश्यूज जो कि सबसे बड़ा इशू है। लेकिन अगर आप इन सब चीजों को जोड़ करके देख रहे हैं तो इन इश्यूज के बावजूद भी सेटिस्फैक्शन लेवल जो है गवर्नमेंट के फेवर में वो काफी यहाँ पर ज्यादा है, जब हम वो डिस्कस करेंगे। मैं डालना चाहता हूं असम गवर्नमेंट, हाँ, सेटिस्फैक्शन। अब ये भी केरला की तरह तीसरा चुनाव है सेम पार्टी का। करेक्ट। जैसे केरला में तीसरा चुनाव है, वैसे यहाँ पे 2 टर्म्स जीत चुकी है बीजेपी। सीएम चेंज हुआ वो अलग बात है, बट पहले टर्म में भी हिमंता बिस्वा शर्मा वाज अ वेरी वेरी बिग पर्सनैलिटी। तो ये अब आया है थर्ड इलेक्शन के लिए। हाउ डू यू रेट? 54% आर सेइंग गुड एंड 18% आर सेइंग पुअर। तो सिर्फ 10%, वेरी पुअर 9.8। ये सबसे बड़ा गैप है हाल के दिनों में। मुझे एक गैप में कुछ शॉकिंग, इतना बड़ा गैप 10 साल के बाद। स्टेट्स, अगर ये 4 स्टेट्स को कंपेयर करेंगे तो पॉजिटिव यस, माइनस नेगेटिव सबसे हाईएस्ट आसाम में है ना। और मेरे ख्याल से मतलब गुजरात का याद नहीं मुझे, बट बहुत स्टेटों के कंपैरिजन में दिस वुड बी दी हाईएस्ट गैप बिटवीन। कितना गैप है मोटा मोटा यहाँ पे? 10 पुअर कह रहे हैं और गुड कह रहे हैं 54। गैप तो है ही। अगर आप पुअर भी मान लेते हैं 18% है और 54, तो वही 35% 36% का गैप है। विच इज अ ह्यूज 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 गैप। तो ये तो लैंडस्लाइड टाइप का गैप लग रहा है। और हिस्टोरिकली आप इस गैप को कितना इंपॉर्टेंट मानते हैं चुनाव में, वोटिंग के जब समय आता है उस समय? लेकिन एक तो है कि भाई ये गैप क्यों आ रहा है, या ये 55% या 54% सेटिस्फैक्शन या 35-36% का लीड जो है गुड माइनस बैड और गुड माइनस पुअर में क्यों है। तो अगर आप यहाँ पर जो वेलफेयर स्कीम्स है गवर्नमेंट की, जो डीबीटी स्कीम्स है, वेलफेयर स्कीम्स है, वो काफी पॉपुलर है। महिलाओं के लिए एक 1200 रुपए पर मंथ की स्कीम है, अरुणोदय स्कीम, जस्ट लाइक लाडली बहन स्कीम। आज जब हम बात कर रहे हैं तो आज 10 तारीख को 40 लाख महिलाओं को 9-9 हजार रुपए ट्रांसफर हुए हैं, सिमिलर टू जो बिहार में स्कीम थे।
यहाँ पर एक टी गार्डन कम्युनिटी बहुत बड़ी कम्युनिटी है, क्योंकि चाय बागान है आसाम में, 7 से 8% की आबादी है। उनके लिए भी 5,000 रुपए का एक वन टाइम आप कह सकते हैं एक्स ग्रेशिया अमाउंट ट्रांसफर किया गया है। और उनकी ये डिमांड थी कि चाय बागान क्योंकि प्राइवेट लोगों के हैं, इसके बावजूद गवर्नमेंट ने उन प्राइवेट बागानों में भी स्कूल्स, हॉस्पिटल्स खोले। और उनकी एक डिमांड वेज रिवीजन की भी है, जिसके ऊपर भी बात चल रही है, एक लेवल पे बढ़ाया गया है। तो एक टी गार्डन कम्युनिटी एक इंपॉर्टेंट कम्युनिटी है विच इज हैप्पी विद दैट दिस। अगर आप लोगों से यहाँ बात करेंगे तो यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में जो सरकारी जॉब्स पे जो एक करप्शन था, वो आज ऑलमोस्ट निल है। यानी आज गरीब से गरीब का बेटा भी अगर केपेबल है, वो उसको नौकरी मिल रही है। तो पब्लिक जो है वो गवर्नमेंट के स्कीम्स और काम से खुश है। इतना हम इलीगल इमिग्रेशन की भी बात करते हैं, बट अगर आप बेनिफिशियरी लिस्ट में भी 30 से 35% हर स्कीम में मुस्लिम समाज के लोग हैं, हर स्कीम में। क्योंकि भाई अगर आबादी ही अगर 35-40% है नहीं, तो मुझे रहेंगे ही। इसलिए अमिताभ इसलिए इम्पोर्टेंट है कि नेगेटिव जो वोट दे रहे हैं आप, मानो असम गवर्नमेंट परफॉर्मेंस को लेके, जो आंकड़ा मुझे शॉकिंग भी लगा, क्योंकि अगर 35 से 40% आबादी मानो, तो आप इमेजिन करेंगे पुअर, वेरी पुअर 40% तो हो गई। जो लोग अगर सरलीकरण करें, सिंप्लिसिटी करें कि भैया मुस्लिम नहीं वोट करते बीजेपी को, तो पर यहाँ पे इट्स ओनली 19% और 20%। So that means 20% or maybe 15% of minorities are okay with the government's performance. तो हाँ, बाहर so जो असम के बाहर व्यू है और असम के अंदर व्यू बहुत अलग है। they would be largely seeing as average। अगर आप बेनिफिशियरी हैं मुस्लिम समाज से या क्रिश्चियन समाज से, आप बेनिफिशियरी हैं स्कीम्स के, क्योंकि स्कीम्स में तो रिलीजन वाइज एलिजिबिलिटी है नहीं। तो अगर आप स्कीम्स के बेनिफिशियरी हैं और आपसे ये सवाल पूछा जा रहा है, तो अगर आप पॉजिटिव नहीं भी बोल रहे हैं तो आप नेगेटिव नहीं बोल रहे हैं, और एवरेज की तरफ आपका झुकाव हो सकता है, जो कि दिख रहा है 27 प्लस 20 दोनों मिला लें तो भी 47% होता है ना, 45% होता है 27 प्लस 18, विच इज अनऑफिशियली आप आज कह सकते हैं आज मुस्लिम्स प्लस क्रिश्चियन पॉपुलेशन वुड बी क्लोज टू दैट नंबर। 40% तो 2011 के सेंसस में ही है। जी, अब मैं आता हूँ लास्ट आंकड़े पे, असम के सीएम क्या रेटिंग है। यहाँ पे पर रेटिंग डिफरेंट है। अगर 35% का गैप हो तो आप एक्सपेक्ट करेंगे कि वो सीएम प्रेफरेंस, क्योंकि पार्टी इज इन असम इज डिफाइंड बाय द सीएम, कोई ऐसा डाउट नहीं है। हिमंता बिस्वा शर्मा इज ओनली 46% एंड गौरव गोगोई इज 41%। ये दोनों आंकड़े आपको बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं दिखते हैं? है भी और नहीं भी। अगर हम सेटिस्फैक्शन लेवल वाले क्वेश्चन में एवरेज प्लस डिससेटिस्फाइड ऐड करते हैं, जो हमने 45% कहा, तो दिस लार्जली इज कमिंग फ्रॉम अ मेजॉरिटी ऑफ द माइनॉरिटी कम्युनिटी। तो जब उससे ये सवाल पूछ रहे हैं कि भाई आप सीएम किसको देखना चाहते हैं, तो वहां पर बिकॉज ऑफ दिस लेट्स से पोलराइजेशन, स्टेटमेंट्स, नैरेटिव्स, वो सीएम देखना चाह रहा है कांग्रेस के लीडर को, तो वो वहां शिफ्ट हो जा रहा है सीधा का सीधा, आप कह सकते हैं लार्जली, जो कि उनके गौरव गोगोई के रेटिंग्स में दिखती है। 40% इवन बाय 2011 स्टैंडर्ड्स इज द मुस्लिम प्लस क्रिश्चियन पॉपुलेशन। और जो हिमंत बिस्वा शर्मा या के सरकार के फेवर में जो 54% की रेटिंग है, वो गिर करके 46 हो रही है, जो मतलब 8% आप कह सकते हैं जो रिडक्शन है। दैट इज ऑल्सो लार्जली बिकॉज ऑफ द एंटी इनकम्बेंसी अगेंस्ट द लोकल एमएलए, जो कि यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रही है ना, क्योंकि जब आप सीएम देखने की बात कर रहे हैं तो अल्टीमेटली आप सरकार की भी बात कर रहे हैं, करेक्ट? तो पर अगर सरकार की परफॉर्मेंस अमिताभ इज 54, तो यू वुड एक्सपेक्ट के सीएम तो उसको और ले जाएगा कि माइनर फैक्टर्स छोड़ के लोग कहेंगे गवर्नमेंट रिपीट हो। पर यहाँ नहीं, पे क्योंकि सीएम के चेहरे पे ही सब लोग वोट नहीं कर रहे। अगर जैसे आई थिंक पिछले राउंड में होगा कि आपका वोटिंग कंसिडरेशन क्या है, और अगर उसमें 80-90% लोग कहें कि भाई हम सीएम के चेहरे पे वोट कर रहे हैं, तो आप जो बात कर रहे हैं वो क्लियरली ट्रांसलेट हो जाएगा। 55 का 55 आएगा, 55 का 50 आएगा।
लेकिन सीएम के चेहरे पे 10-15% लोग वोट कर रहे हैं। कुछ लोग पीएम के चेहरे पे, कुछ लोग मुद्दों पे, कुछ लोग इश्यूज पे, डेवलपमेंट पे, बेनिफिशियरी स्टेटस पे, लोकल कैंडिडेट पर। तो लोकल कैंडिडेट से नाराजगी है तो वहां पर वो वोट पूरा का पूरा ट्रांसफर या ट्रांसलेट नहीं हो रहा है, इसलिए वो आप कह सकते हैं 80% ऑफ सेटिस्फैक्शन रेटिंग हिमंत बिश्व शर्मा के सीएम चेहरे में आपको रिफ्लेक्ट हो रहा है। पर अब जैसे मैंने केरला का पूछा था वैसे ही मैं असम का बोलूं, क्योंकि आपने एग्जैक्ट नंबर्स में नहीं गए इस राउंड में, आप पिछले राउंड्स में गए हैं, तो क्या फीलिंग है, क्योंकि आप वहीं बैठे हुए हैं, क्या फीलिंग है, कितनी है बीजेपी की लीड, या कांग्रेस कैचअप कर रही है, आज की डेट में क्या हालत है? नहीं, यहाँ तो एनडीए को एडवांटेज है। यहाँ एनडीए को एडवांटेज है। इट इज लार्जली अबाउट कि भाई आपकी टैली क्या रहती है या लीड क्या रहती है इन टर्म्स ऑफ वोट शेयर। अगर आप लोकसभा का भी देखेंगे तो लगभग 90 सीटों पर एनडीए आगे थी और 30 सीट्स पर कांग्रेस आगे थी, 4-5 सीटें अन्य दलों के पास थी। उसके बाद के डेवलपमेंट्स में ये हुआ है कि बीपीएफ करके एक बोडो समाज को रिप्रेजेंट करती हुई पार्टी है जो जिसने एनडीए को ज्वाइन किया है। दूसरा ये स्कीम डीबीटी स्कीम्स का ट्रांसफर हुआ है। और तीसरा एक रायजोर दल करके पार्टी है जो जिसका अलायंस अभी कांग्रेस के साथ नहीं है। अखिल गोगोई उसके लीडर हैं। तो अलायंस के टर्म्स में भी जहां एनडीए का कुनबा बढ़ा है, वहीं इंडिया ब्लॉक अगर आप कहें तो उसका कुनबा जो है वो रिलेटिवली कम हुआ है। तो ये सारी बातों को देख करके, और सीएम की पॉपुलैरिटी अच्छी खासी है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट काफी यहाँ हुआ है, वेलफेयर पॉलिसीज हैं। कंपैरिजन में भी अगर दोनों नेताओं को देखें तो हिमंत बिश्व शर्मा आगे हैं, और बहुत सारी माइनॉरिटीज आर आल्सो बेनिफिशियरीज। ठीक है, हमने देखा है कि बिहार हो चाहे महाराष्ट्र हो, जो ये बम्पर विक्ट्रीज आई हैं, खास करके महिलाएं वो साइलेंटली वोट एनडीए करती को हैं। बीजेपी को वोट करती है। तो इन सब चीजों को देख करके तो एनडीए को यहाँ पर एज जो है वो क्लियरली दिख रही है। जी जी अमिताभ, थैंक यू, आपने समय निकाला, इन दो स्टेट्स को किया। अब जब आप बंगाल और तमिलनाडु कर लें नेक्स्ट राउंड वाला, तो फिर उस पर भी जरूर डिस्कशन करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।